गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, मनुष्य के आहार नाल में पाचन। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल में पाचन जो होता है वो किस प्रकार का होता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स में डाइजेशन किस प्रकार से होता है, उनमें कौन कौन सी एंजाइम्स जो होती हैं उनका हेल्प करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम समझने से पहले, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बनाने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें जाननी होगी, जिससे आपको वो पूरा सिस्टम, वो पूरा होल सिस्टम जो है डाइजेशन का, वो पूरी प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के आहार नाल में पाचन। मनुष्य के आहार नाल में पाचन, यहाँ पे एक शब्द आया है एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। एक्चुअली में भोजन जाता कहाँ पे है, तो सबसे पहले तो ये जानिएगा कि मुख से लेकर के गुदा द्वार तक का जो भाग होता है, जो एक नली रूपी संरचना होती है जो हमारे उदर में पाया जाता है, मुख से लेकर के गुदा द्वार तक की संरचना को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। नाल शब्द आया, आहार नाल कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है हमारे मुख से स्टार्ट होता है और अंत भी गुदा द्वार तक इसका अंत होता है। यानी कि मुख से लेकर के गुदा द्वार तक ये क्या होती है, फैली हुई संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। इसकी संरचना कहाँ से, मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली होती है, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल में पाचन किस प्रकार होता है। आहार नाल और डाइजेस्टिव सिस्टम दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ ऐसी भी ग्रंथियाँ होती हैं, आहार नाल और कुछ सहायक पाचक ग्रंथियों को मिला करके हम पूरे संरचना को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उस पूरे संरचना को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे लीवर की अगर हम बात करते हैं, तो लीवर में भोजन जाता नहीं है, भोजन लीवर में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, सहायक पाचक ग्रंथि कहलाती है। दूसरा सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जो हमारे मुख में पाई जाती हैं। इसमें भी भोजन नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। तीसरा है पैंक्रियास, जिसे अग्न्याशय कहते हैं। ये भी ऐसे इस प्रकार का ग्लैंड जिसमें भोजन जाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो कुछ सहायक पाचक ग्रंथियों और एलिमेंट्री कैनाल, इन सभी को मिला करके हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना होगा कि पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, पाचन। सबसे पहले यहाँ पे हमको जानना होगा कि पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, पाचन, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डाइजेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, पाचन। तो जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को, जटिल व अघुलनशील पदार्थों, जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जानना होगा कि जो हमारा भोजन होता है या दूसरे अन्य किसी जीवों का जो भोजन होता है, डाइजेशन उनमें भी होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले भोजन का जो रूप होता है वो बहुत ही सॉलिड, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल होता है। नंबर 1 चीज़।
दूसरा हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो कार्बनिक युक्त होता है, कार्बनिक युक्त होता है, यानी कि जटिल कार्बनिक होता है। हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो जटिल कार्बनिक होता है, ठीक है। यानी कि वो क्या होता है, घुलनशील अवस्था में, पहले घुलनशील अवस्था में नहीं रहता है, पहले वो घुलनशील अवस्था में नहीं रहता है, यानी कि अघुलनशील अवस्था में रहता है। तो जटिल व अघुलनशील पदार्थों को, जो हमारा फूड मटेरियल जो होता है वो जो जटिल कार्बनिक होता है पहले या अघुलनशील अवस्था में रहता है, इन ऐसे पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, दो प्रकार की पाचन की क्रियाएं होती है, एक भौतिक क्रियाएं होती है, एक रासायनिक क्रियाएं होती है, अभी आपको बताएंगे। भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील जटिल पदार्थों को घुलनशील अवस्था में लाना, घुलनशील अवस्था में ले आना या घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देना, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जब पदार्थ घुलनशील अवस्था में आ जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। दो प्रकार की क्रियाओं का नाम आया है, एक भौतिक क्रियाएं और एक रासायनिक क्रियाएं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पाचन जो होते हैं, भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है, भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है, ठीक है, या दो प्रकार की क्रियाएं होती है। भोजन के पाचन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या यूँ बोलिए कि दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है, एक भौतिक क्रिया और एक रासायनिक क्रिया। भोजन के पाचन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। एक है नंबर 1 यांत्रिक पाचन और नंबर 2 है रासायनिक पाचन। नंबर 1 यांत्रिक पाचन और नंबर 2 है वो है रासायनिक पाचन। दो प्रकार से होता है, एक है यांत्रिक पाचन और दूसरा है रासायनिक पाचन। आई बात समझ में। अब यहाँ पे याद रखना होगा कि मनुष्य में जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ कैविटी से ही भोजन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो बाद में भोजन आहार नाल के विभिन्न अंगों में से होते हुए आगे बढ़ता है और धीरे धीरे पचाया जाता है, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भोजन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो हमारे मुख गुहा से ही भोजन का डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम लोग मुख के अंदर, मुख गुहा में, यानी कि जो खाली स्थान होते हैं जहाँ पे टंग पाए जाते हैं, मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी किसे कहते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पे जीभ पाई जाती है, जहाँ पे दांत पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, ठीक है। और उसके चारों तरफ यानी कि दोनों कान के पास, दोनों जबड़ों के पास और जीभ के नीचे 6 लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। टोटल 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस पूरे होल प्लेस को हम बोलते हैं माउथ कैविटी। इसे क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा कहते हैं। और भोजन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो माउथ कैविटी होता है। भोजन का पाचन हमेशा मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूर्णतः पाचन नहीं होता, वो अलग अलग भागों में आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उसका पाचन होता जाता है, ठीक है। भोजन जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे आहार नाल में आगे बढ़ता जाता है और फिर उसका धीरे धीरे पाचन होता जाता है। अचानक से पाचन नहीं होता है, यह प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लोली होता है, बहुत धीमे कंडीशन में होता है। यानी कि डाइजेशन के लिए क्या होता है, अमूमन कुछ घंटों, 3-4 घंटों या कुछ घंटों का जो होता है वो टेकिंग टाइम को वो होता है। आई बात समझ में। तो विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी कि जैसे जैसे आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन आगे बढ़ता है, अधपचा भोजन आगे बढ़ता जाता है, उसका डाइजेशन होता जाता है और अंत में यह भोजन जो होता है इसका पूरा स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है। यानी कि अघुलनशील अवस्था से जटिल अवस्था से वो सरल अवस्था में आ जाता है या फिर अघुलनशील अवस्था से वो घुलनशील अवस्था में आ जाता है। सबसे पहले जब हम लोग ने भोजन को मुख में रखा था
जब हम लोगों ने भोजन को मुख में रखा था तो वो भोजन का रूप कैसे था, जटिल था, कार्बनिक था, क्योंकि जो भोजन हमारा होता है वो जटिल कार्बनिक होता है। याद रखिएगा हमेशा ये चीज़, हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो जटिल कार्बनिक होता है। आई बात समझ में। इसके साथ साथ वो ठोस अवस्था में रहता है, इसलिए इसे जटिल भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठोस अवस्था में रहता है और आघूलनशील रहता है, आघूलनशील रहता है। ठीक है, विभिन्न पाचन क्रियाओं के द्वारा इसे क्या किया जाता है, उसे घुलनशील अवस्था में लेकर आया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी एंजाइम्स जो होती हैं क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, इस पर बहुत सारी एंजाइम्स जो होती हैं वो क्रिया करती हैं, उसे आघूलनशील अवस्था में लाया जाता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं, इसी को हम लोग पाचन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के दौरान जैसे जैसे डाइजेशन होता है, भोजन का जो स्वरूप था, जो जटिल कार्बनिक था, वो क्या होता है, अंत में क्या होता है, उसका पूरा स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है, यानी कि जटिल अवस्था से वो परिवर्तित होकर के सरल अवस्था में आ जाती है, आघुलनशील से वो परिवर्तित होकर के वो घुलनशील अवस्था में आ जाती है और अब उसका अवशोषण किया जा सकता है। क्यों, तब तक अवशोषण उसका नहीं हो सकता था जब तक कि वो जटिल था और अघुलनशील अवस्था में था। अब चूंकि ये सरल अवस्था में आ गया है और घुलनशील अवस्था में आ गया है तो उसका अवशोषण किया जा सकता है हमारी पाचक ग्रंथियों के द्वारा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका अवशोषण किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे आहार नाल में विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए हमारे आहार नाल में विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं। पाचक ग्रंथियां होती हैं तो इससे पाचक रस का स्रावण होता है, पाचक ग्रंथियां हैं तो उससे पाचक रस का स्रावण होता है, जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का पाचन करती हैं। अलग अलग पाचक ग्रंथियों से अलग अलग पाचक रस का स्रावण होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम्स जो होते हैं वो दूसरे होते हैं, प्रोटीन के लिए एंजाइम दूसरे होते हैं, वसा के लिए एंजाइम दूसरे होते हैं। ठीक है, अलग अलग पाचक ग्रंथियों से अलग अलग क्या होता है, पाचक रस का स्रावण होता है जिसमें एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उसका फिर क्या होता है, उसको क्या करते हैं, जटिलतम से सरलतम रूप में लेकर के आते हैं और फिर अंत में उसका अवशोषण हो जाता है, हमारी छोटी आंत में उसका अवशोषण हो जाता है। इन पाचक रसों में एक से अधिक प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, जिससे प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम, वसा को पचाने के लिए एंजाइम, ठीक, जो भोजन को विभिन्न घटकों को पचाने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी पाचक ग्रंथियां आहार नाल से संबंधित होती हैं जिसमें भोजन ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ये अपने एंजाइम का सेक्रेशन जो होती हैं वो आहार नाल में करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हो गया अग्न्याशय हो गया, पैंक्रियाज से कहते हैं, या लीवर ले लीजिए, लीवर से तो पाचक रस का स्रावण नहीं करता है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण होता है जो एक्चुअली में भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये चीज़ होता है। तो ये इसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक पाचन कहते हैं और रासायनिक पाचन कहते हैं। आई बात समझ में, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि भोजन का पाचन हमेशा मुख से स्टार्ट होता है और यह भोज्य पदार्थ जो होता है आहार नाल के विभिन्न भागों में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उसका पाचन होता जाता है और अंत में भोजन का स्वरूप जो होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। जब छोटी आंत में पहुंचता है तो भोजन का स्वरूप जो होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, यानी कि वो जटिल से सरल रूप में आ जाता है, अघुलनशील अवस्था से घुलनशील अवस्था में आ जाता है। अब उसका एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के भोजन को पचाने के लिए हमारे आहार नाल में विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं और इन पाचक ग्रंथियों से क्या होते हैं, पाचक रस का स्रावण होता है। इस पाचक ग्रंथियों से पाचक रस का स्रावण होता है और इस पाचक रस में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो विभिन्न कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनमें इन पाचक रस में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, अलग एंजाइम होते हैं, वसा को पचाने के लिए अलग एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम होते हैं। एक ही एंजाइम जो होता है किसी दो घटक को नहीं पचा सकता, यानी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि
डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे मुख से, मुख गुहा से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे कार्बो स्टार्च का डाइजेशन होता है, मंड का डाइजेशन होता है। मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। तो उसको कौन डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हमारे हमारे लार ग्रंथियों से लार रस का स्रावण होता है और उस लार रस में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च का पाचन करता है, उसे परिवर्तित कर देता है माल्टोज में। लेकिन ये टाइलिन एंजाइम जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करेगी, प्रोटीन के कंपोनेंट पे नहीं, या वसा के कंपोनेंट पे नहीं। ये चीज़ आपको पढ़ना होगा आगे। आई बात समझ में? आई होप ये आपको पॉइंट्स आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पाचक रस और उनके एंजाइम तथा कार्य को देखेंगे। कहाँ से कौन से पाचक रस कौन कौन सी ग्रंथियों से सेक्रेट होते हैं, उनका लोकेशन क्या है। ये चीज़ें जब हमको समझ में आ जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी, तब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएंगे। तो ये टेबल है जिसमें विभिन्न पाचक रस, उनके एंजाइम तथा उसके कार्य को हम लोग इस टेबल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। इस टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है वो क्रम संख्या का है, यहाँ यानी कि जहाँ पे हमको पॉइंट अप करना होगा, तो नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले पाचक ग्रंथ का नाम आता है लार ग्रंथ। ये सीक्वेंस में रखा गया है, सीक्वेंस यानी कि क्रम के अनुसार रखा गया है। तो सबसे पहला जो पाचक ग्रंथि है वो है लार ग्रंथ। ठीक है, लार ग्रंथ। लार ग्रंथ से कौन से रस का श्रावण होता है? तो लार रस का श्रावण होता है। लार ग्रंथियां हैं तो उससे कौन सा रस निकलता है? लार रस निकलता है। यहाँ पे लिखेंगे लार रस। ठीक है, लार रस में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, कार्य क्षेत्र यानी कि इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे कार्य करता है। कार्य क्षेत्र जो है ये मुख गुहा में होता है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? मुख गुहा में है। तो यानी कि कार्य भी मुख गुहा में ही करेगा ना। अगर मुख गुहा में पाया जा रहा है, लार ग्रंथि जो है मुख गुहा में पाई जा रही है, तो वहीं पे तो ही काम करेगी, मुख गुहा में। भोजन जिसको पचाता है, तो किसको पचाता है? मंड को पचाता है। मंड यानी कि स्टार्च इसे कहते हैं। किसको पचाता है? मंड यानी कि स्टार्च। मंड को पचाता है यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। पहला हो गया, मुख गुहा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 2, उसके बाद जो आता है जठर ग्रंथियां या आमाशय ग्रंथियां भी कही जाती हैं। याद रखिएगा, जठर ग्रंथियां आमाशय ग्रंथियां एक ही चीज है। जठर ग्रंथियां बोल सकते हो या फिर आमाशय ग्रंथियां एक ही चीज है। तो यहाँ पे लिखोगे जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस का स्रावण होता है। और इस जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो याद रखिएगा, पेप्सिन होता है। पेप्सिन। दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पचाता है। रेनिन यानी कि दूध से बने पदार्थों को, रेनिन। और लाइपेज। इसका कार्य क्षेत्र कहां पे है? तो आमाशय। कहां पे है? आमाशय। यानी कि जठर ग्रंथियां कहां पे पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं, या इन्हें आमाशय ग्रंथियां भी कहते हैं। अगर आमाशय ग्रंथियां लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि आमाशय ग्रंथियों से कौन से रस का स्राव होता है? आमाशय रस का स्राव होता है। अगर आप जठर ग्रंथि लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप जठर ग्रंथि लिखोगे तो जठर ग्रंथ से कौन से रस का स्राव होता है? जठर रस का स्राव होता है। और इस जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा है लाइपेज। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन दूध से बने पदार्थों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लाइपेज वसा को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो आमाशय। तो पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन। यहाँ पे लिखोगे पेप्सिन किसको पचा रहा है? प्रोटीन को पचा रहा है, प्रोटीन। रेनिन दुग्ध पदार्थ। रेनिन किसको पचाता है? दुग्ध पदार्थ। और लाइपेज किसको? वसा पदार्थ। वसीय पदार्थ को पचाने का कार्य कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है।
आई बात समझ में। अब अगला तीसरा जो आता है यकृत, नंबर 3 आता है यकृत। ये भी एक प्रकार का ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कही जाती है तो यकृत है। यकृत, लीवर जिसे कहते हैं, यकृत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। यकृत में पित्त रस का स्रावण होता है, यकृत से पित्त रस का स्रावण होता है, पित्त रस का स्रावण होता है, यकृत से पित्त रस का स्रावण होता है। लेकिन इसमें जानते हैं कि किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। लीवर एक ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इससे सिर्फ पित्त रस का स्रावण होता है, क्योंकि इसमें पित्ताशय की थैली पाई जाती है, जो पित्ताशय की थैली में पित्त रस भरा होता है। ठीक है, तो यकृत जो होता है वो पित्त रस को स्रावित करती है। कहाँ पे स्रावित करती है? ग्रहणी में। कहाँ पे स्रावित करती है? ग्रहणी में। ग्रहणी में, क्योंकि क्या होते हैं, पित्त की थैली जो होती है उससे एक नली निकली होती है, और अंत में वो नली कहाँ पे आकर के मिलती है? ग्रहणी में आकर के मिलती है। तो पित्त रस जो होता है उस पित्त की नली से होते हुए अंत में कहाँ पहुँच जाता है? ग्रहणी में पहुँच जाता है। और यह भोजन को, ये क्या करता है? वसा को पचाने में सहायक होता है, वसा को पचाने में सहायक होता है, यानी कि वसा का एक वंशीकरण करता है में सहायक। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, वसा को पचाने में सहायक क्यों बोल रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यकृत में किसी भी प्रकार का एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है। हाँ, यकृत में पित्त की थैली पाई जाती है जिसमें पित्त रस भरा रहता है। यकृत यानी कि लीवर में पित्त की थैली पाई जाती है जिसमें पित्त रस भरा रहता है। और पित्त की थैली की एक नलिका जो होती है वो कहाँ से लगी होती है? ग्रहणी से लगी होती है। यानी कि पित्त रस जो होता है वो यकृत से निकल करके कहाँ पे पहुँच जाता है? ग्रहणी में पहुँच जाता है। जैसे ही आमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है, जैसे ही आमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है, तो चूंकि भोजन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी स्राव होता है, जो आपको बाद में बताया जाएगा। तो पित्त रस जो होता है वो क्या कर देता है? अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, नंबर 1 काम होता है। और नंबर 2 काम क्या होता है? चूंकि वसा के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, वसा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वसा के जो अणु होते हैं, वो बहुत ही जटिल रूप में होते हैं। और वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। वसा को कौन सा एंजाइम पचाने का कार्य करता है? लाइपेज एंजाइम कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना होगा कि लाइपेज अपना काम तब तक नहीं कर पाता है जब तक कि उसका इमल्सीकरण नहीं होता। इमल्सीकरण का मतलब कि वसा के जटिल अणु का सरल अणु में कन्वर्ट होना, वसा के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में कन्वर्ट होना। और इसमें सहायता कौन करता है? यानी कि वसा, इसमें सहायता कौन करता है? पित्त रस सहायता करता है। तो ये पित्त रस जो होता है वसा के जटिल अणुओं का इमल्सीकरण करते हैं। इमल्सीकरण का मतलब कि उसे जटिल अणु से सरल अणु में कन्वर्ट करते हैं, जिससे लाइपेज अपना उस पर कार्य कर पाए। आई बात समझ में? चौथा आता है अग्न्याशय। यकृत में भोजन नहीं जाता है, अग्न्याशय में भी भोजन नहीं जाता है। अग्न्याशय, एमपीआर जिसे कहते हैं। कौन से रस का स्रावण होता है? आग्नाशयिक रस का स्रावण होता है। आग्नाशयिक रस का स्रावण होता है। कौन से रस का स्रावण होता है? आग्नाशयिक रस का स्रावण होता है। और इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, नंबर 1 ट्रिप्सिन, एमाइलोक्सिन या एमाइलेज लिखा रहता है, एमाइलोक्सिन लिखा रहता है, या एमाइलेज भी आप लिख सकते हैं, एमाइलेज। और तीसरा जो आता है वो लाइपेज, अमूमन स्टीएप्सिन के नाम से जाना जाता है। ट्रिप्सिन, एमाइलोक्सिन और स्टीएप्सिन के नाम से जाना जाता है। एमाइलेज को एमाइलोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे लाइपेज को स्टीएप्सिन के नाम से जाना जाता है। तो अग्न्याशय से आग्नाशयिक रस का स्राव होता है, जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं। उस रस में ट्रिप्सिन, एमाइलोक्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसको पचाता है? बचे हुए प्रोटीन के पदार्थों का डाइजेशन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, अपचयी कार्बोहाइड्रेट का जो नहीं, उसका पाचन नहीं हो सका था। और लाइपेज वसा या वसीय पदार्थों का डाइजेशन करता है। ठीक है, इसका भी लोकेशन कहाँ पे होता है? ग्रहणी में होता है। कहाँ पे होता है? ग्रहणी में होता है। कहाँ पे होता है? ग्रहणी में होता है। आई बात समझ में? ये किसको पचाता है? तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के अवयव को पचाता है।
प्रोटीन अवयव को, प्रोटीन के अवयव को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के अवयव को, कार्बोहाइड्रेट के अवयव को कौन पचाता है? एमाइलेज एंजाइम पचाता है अवयव। और लाइपेज जो होता है वसीय अवयव, वसीय अवयव, वसीय पदार्थ पचाता है। लाइपेज जो होता है वो वसीय पदार्थ को पचाने का कार्य करता है। ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5वां जो आता है वो है आंत ग्रंथियां। नंबर 5 जो है वो है आंत ग्रंथियां, आंत ग्रंथियां। और आंत ग्रंथियों से आंत रस का स्रावण होता है, आंत रस का स्रावण होता है। और इस आंत रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? नंबर 1 इरेप्सिन, इरेप्सिन। नंबर 2 जो होता है वो होता है एमाइलेज। और नंबर 3 जो होता है वो लाइपेज होता है। नंबर 3 जो होता है वो लाइपेज होता है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत में इसका कार्य क्षेत्र होता है। यानी ये आंत रस कहाँ स्रावित होता है? छोटी आंत में। आंत ग्रंथियां यानी कि छोटी आंत की ग्रंथियां जिससे आंत रस का स्रावण होता है। इसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम, मोस्टली 3 प्रकार के। एमाइलेज में आप आएंगे तो एमाइलेज में फिर से क्या होंगे? माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज का सेक्रेशन होता है। एमाइलेज में आपका माल्टेज आ जाएगा, सुक्रेज आ जाएगा, लैक्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन सभी को ना लिख करके एमाइलेज लिखते हैं। इरेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इरेप्सिन जो होता है ये किसको पचाने करता है? प्रोटीन के अपचय अवयव को, प्रोटीन के अपचय अवयव को, प्रोटीन अवयव को पचाने का कार्य कौन करता है? अवयव को पचाने का काम करता है कौन करता है? इरेप्सिन एंजाइम। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट अवयव को, कार्बोहाइड्रेट अवयव को। और लाइपेज जो होता है ये वसीय अम्ल, वसीय पदार्थ यानी कि वसीय पदार्थ को पचाने का कार्य करता है। वसीय पदार्थ को पचाने का कार्य कौन करता है? लाइपेज करता है। तो ये हो गया, ये आपका टेबल के थ्रू को समझाने का प्रयास किया गया है। आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग जो हैं अब पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। थोड़ा सा आहार नाल के बारे में जानेंगे, ठीक, लेकिन वो अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिससे कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ें तो उसमें कोई भी डाउट ना हो। हाँ, ये चीज़ याद रखना होगा कि ये टेबल जो आपको बताया गया ये आपको याद करना होगा, ये आपको समझना होगा। बिल्कुल आपको एकदम पूरा से आपको तैयार होना चाहिए, तभी आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो कौन से ग्लैंड से कौन से जूसेस का सेक्रेशन होता है, कौन से रस का स्रावण होता है, और उस रस में कौन सा एंजाइम होता है, और वो एंजाइम किस अवयव को पचाने का कार्य करता है। ये चीज़ अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो ये जो टेबल है इसको प्रॉपर्ली पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछिएगा, ठीक है। आज का वीडियो यही खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।